नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 34 और ये 34वीं यूनिट का पांचवा पार्ट है। कल हमने इसका चौथा पार्ट किया था जिसमें हमने आरटी एक्ट 2009 का अध्याय 1 और 2 पूरा किया था। अध्याय 1 और 2 में 5 धाराएं थी। आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम अध्याय 3 और 4 के बारे में पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो में हमारा जो 7 अध्यायों में जो सबसे बड़ा अध्याय है, जिसको हम चौथा अध्याय कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आज हमारी जो धाराएं हैं वो 6 से 28 हैं। इसके बाद हमारी 38 धाराओं में केवल 10 धाराएं शेष रहेंगी और हमारे 3 अध्याय शेष रहेंगे। तो आज ये जो वीडियो है ये अब तक की आरटी एक्ट की जो पार्ट बने हैं उनमें सबसे बड़ा होगा। और बड़ा होने के कारण ही मैं थोड़ा इसको आपको जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको समझाने के बाद जो इसमें विस्तार से जो बातें बताई गई हैं उनको मैं थोड़ा स्पीडली से आपको पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि आज के वीडियो में जितना भी जो मैटर है वो मैंने साइड से लिया है और इसलिए उसमें सारी बातें मैंने शामिल की है। क्योंकि बुक से जब मैं नोट्स बना रहा था तो उसमें कई बातें ऐसी थी जो छूट रही थी, तो मैंने साइड से ही पूरा जो मैटर है वो 6 से और 28 धारा का जो है वो लिया है। आगे भी जो 10 धारा शेष हैं वो भी मैं साइड से ही लेकर आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आप लिखना चाहें तो उनको अपने नोट्स बुक्स में लिख भी सकते हैं, उसमें छूटेगा भी नहीं। और मुख्य मुख्य बातों को लिखना चाहें तो भी आप इसमें से लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है विस्तार से भी है और शॉर्ट में भी मैं बताऊंगा कि आपको मुख्य किन किन बातों को याद रखना है और किन किन बातों को सिर्फ पढ़ना है। तो चलते हैं, आज का जो विषय है अध्याय 3 और 4 धारा 6 से 28। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तीसरा जो अध्याय है उसका नाम है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। तो किस तरह से इनको याद रखा जाए, तो उसमें भी आप देख सकते हैं जैसे तीसरा अध्याय है तो इसमें 3 व्यक्तियों के जो हैं वो कर्तव्य दिए गए हैं। और इसी तरह से जो धाराएं इसमें आएंगी वो भी क्रम से आएंगी, यानी जो पहली या दूसरी जो धारा होंगी इसमें वो समुचित सरकार की होंगी, बाद में जो धारा होगी वो स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य की होंगी, और उसके बाद में जो धाराएं होंगी वो माता पिता के कर्तव्यों से संबंधित होंगी। तो स्टार्ट करते हैं तीसरा अध्याय। और तीसरा अध्याय जो शुरू होता है वो धारा 6 से स्टार्ट होता है। कल हम 5 धाराएं पढ़ चुके हैं। तो छठी धारा जो है उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, वो ऊपर वाला जो बिंदु है मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है। जैसे हर धारा के पहले ही एक बिंदु होगा, उस बिंदु को आपको विशेष अलग से नोट्स बनाना है कि धारा 1 में ये है, 2 में ये है। फिर वर्णन है वो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो उनमें से भी आपको इम्पोर्टेंट बातें छांट लेनी है। तो धारा 6 में जो वर्णन है वो है समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। क्योंकि अध्याय 3 का नाम है समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय के जो कर्तव्य हैं, तो विद्यालय की स्थापना समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का जो कर्तव्य है उसके बारे में धारा 6 में उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के, तो ये सारी बातें जो हैं वो कल वाले वीडियो में हमने जो धारा 2 थी उसमें परिभाषित कर दी है। समुचित सरकार को हमने परिभाषित कर दिया था, अधिनियम क्या होता है, बालक क्या होता है, विद्यालय क्या होता है, अभिभावक क्या होता है, संरक्षक क्या होता है। इसीलिए मैंने उस धारा को विस्तार से पढ़ाया था, ताकि आज का ये जो विस्तृत वीडियो इसमें जो शब्दावली आएगी उसको मुझे समझाना ना पड़े। तो प्रारंभ से 3 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र या आसपास की ऐसी सीमाओं के भीतर जो विहित की जाए जहां विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं है, एक विद्यालय स्थापित करेगी। तो शॉर्ट रूप में इसे समझें तो इसको समझ सकते हैं कि जो आरटी एक्ट 2009 है वो जब स्टार्ट हुआ था, जब लागू हुआ था, तो उसके प्रारंभ के 3 वर्ष में ऐसी समय सीमा में जो विहित हो, यानी विद्यालय स्थापित करने के योग्य हो, और जहां स्थापित नहीं है वहां पर एक स्थापित करने का दायित्व होगा। किसका होगा? समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का।
उसके बाद में हम देखते हैं धारा 7। तो धारा 6 में विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई है स्थानीय प्राधिकारी और समुचित सरकार के द्वारा। धारा 7 में बताया गया है वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना, यानी जो समुचित सरकार है उसमें केंद्र सरकार भी आती है और उसके अंतर्गत राज्य सरकार भी आती है, संघ सरकार भी आती है। तो धारा 7 यही बताती है कि वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों में जो हिस्सा होगा वो किस तरह से होगा। तो इसमें बहुत सारे बिंदु हैं धारा 7 में। तो पहला बिंदु है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इस अधिनियम के उपाबंधों को, उपाबंध का मतलब है इसमें जो नियम बताए गए हैं, इसमें जो अधिकारों का वर्णन किया गया उसको उपाबंध कहते हैं। तो इस अधिनियम के जो उपाबंध है उनको कार्यान्वित करने के लिए, निधियां उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा। निधियों का मतलब होता है धन। तो आरटी एक्ट 2009 में उल्लेखित विषय वस्तु को लागू करने के लिए, धरातल पर उसको क्रियान्वित करने के लिए जो दोनों ही सरकार हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वो समवर्ती यानी समान रूप से उत्तरदायित्व होंगी उनके लिए संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि छठी जो धारा थी उसमें विद्यालय स्थापित हो गया। अब उस स्थापित विद्यालय के लिए जो संसाधन उपलब्ध करवाएंगे वो धारा 7 में उसका उल्लेख किया गया है। और ये जो संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, इन संसाधनों को उपलब्ध करवाने की जो जिम्मेदारी होगी वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों की समान रूप से होगी। 7वीं धारा का दूसरा बिंदु है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपाबंधों के कार्यान्वयन के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के प्राक्कलन तैयार करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार अधिनियम के उपाबंधों के कार्यान्वयन के। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि आरटी एक्ट 2009 के उपाबंधों के क्रियान्विति के लिए पूंजी आवर्ती व्यय का प्राक्कलन कौन सी सरकार तैयार करती है? तो हमारा जवाब होगा केंद्र सरकार। तीसरा बिंदु है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को राजस्व की सहायता अनुदान के रूप में उपधारा 2 में निर्दिष्ट व्यय का ऐसा प्रतिशत उपलब्ध कराएगी जैसा वह समय समय पर राज्य सरकारों के परामर्श से अवधारित करे। तो जो राज्य सरकार के अधीन जो स्थापित विद्यालय है उनको समय समय पर एक निश्चित मात्रा में राशि भी उपलब्ध करवाएगी। तो वो कौन सी सरकार करवाएगी? केंद्र सरकार करवाएगी। चौथा बिंदु है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें शामिल है तो मैंने इसको भी यहाँ पर ले लिया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति की अनुच्छेद 280 के खंड 3 के उपखंड घ के अधीन राज्य सरकार की अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता की परीक्षा करने के लिए वित्त आयोग को निर्देश देने का अनुरोध कर सकेगी। तो यहाँ पर ऊपर वाले तीसरे पॉइंट में हमने पढ़ा था कि राज्य सरकार परामर्श देंगी केंद्र सरकार को कि हमें अनुदान उपलब्ध करवाए। तो इसकी जांच करने के लिए कि विद्यालय को धन की आवश्यकता है या उसे संसाधनों की आवश्यकता है कि नहीं, तो केंद्र जो सरकार है वो आयोग को निर्देश दे सकती है। कौन से आयोग को? तो वित्त आयोग को निर्देश दे सकती है उनकी जांच करने के लिए, ताकि उक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के उपाबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियों का अपना अंश प्रदान कर सके। पांचवा जो पॉइंट है उसमें बताया गया है कि उपधारा 4 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई राशियों और उसके अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के उपाबंधों के कार्यान्वयन के लिए निधियाँ उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी होगी। तो वही बात बार बार आ रही है। तो सारे बिंदुओं का जो सार है वो आपको ये याद रखना है कि केंद्र सरकार को जो राज्य सरकार को जो संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब ये पूछा गया प्रश्न था इसीलिए मैंने सारे लिए हैं। छठे बिंदु में बताया गया है और मैंने व्याख्या में बताया हुआ था, एक बार प्रश्न पूछा गया है इस जो बिंदु हैं इसके अंतर्गत आने वाले, जैसे 7वीं धारा है और 7वीं धारा के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बिंदु बताए गए हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था इसमें से 1-2 बार इसके अंतर्गत आने वाले बिंदुओं में से, इसलिए मैंने सारी धाराओं के जितने भी बिंदु थे वो इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न आया भी था कि धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढांचा विकसित करेगी कौन? केंद्र सरकार। तो ये 6 के अंतर्गत फिर उपबिंदु बना दिए गए हैं, क ख ग। शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी। नवीकरण अनुसंधान योजना
और क्षमता निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध करवाएगी। तो जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न में तीनों ही प्रश्न पूछे गए थे कि राज्य सरकार को धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय क्रम का ढांचा विकसित और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए मानकों को विकसित कौन सी सरकार करती है, तो वहाँ पर जवाब था केंद्र सरकार। तो इस तरह से ये 7वीं धारा थी। अब हमारी स्टार्ट होती है धारा 8, जिसमें बताया गया है समूची सरकार के कर्तव्य। तो ऊपर हमने देखा कि जो तीसरा जो अध्याय है उसमें जो छठा था उसमें विद्यालय की स्थापना की बात करी गई, 7वें में उसके लिए संसाधनों की बात की गई, जो 8वां है उसमें समूची सरकार के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो समूची सरकार के जो कर्तव्य हैं उनको भी कई बिंदुओं में यहाँ बताया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है, क्योंकि हमारा जो अधिनियम उसका नाम भी यही है कि समूची सरकार का ये कर्तव्य होगा कि प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो कोई भी सरकार हो जिसके अधीन ये विद्यालय आ रहा है, तो सरकार के कर्तव्य होगा कि हर विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। परंतु जहाँ किसी बालक को यथास्थिति उसके माता पिता संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन, उसके नियंत्रण अधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान रूप से वित्त पोषित विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। तो इस बात को आप सार रूप में इस तरह से समझ सकते हैं, यदि कोई ऐसा विद्यालय है जो सरकार से अनुदानित भी नहीं है, सरकार उसमें कोई संसाधन भी नहीं दे रही है, और स्थानीय अधिकारी के क्षेत्र में यानी जिन विद्यालयों की स्थापना केंद्र सरकार या प्राधिकारी कर सकता है उससे भिन्न कोई विद्यालय है और उसमें यदि प्रवेश दिया जाता है, तो वहाँ ऐसा बालक यथास्थिति उसके माता पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति यानी उसको वापस लौटाने के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा। तो अभी तक ये आपके भी कन्फ्यूज़ था कि आरटी एक्ट 2009 यदि निःशुल्क शिक्षा की बात करता है तो क्या हम प्राइवेट स्कूल में भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बिंदु से धारा 8 में आपके लिए क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि ये जो विद्यालय है प्राइवेट विद्यालय, ये जो स्थानीय प्राधिकारी हैं और समुचित सरकार है, इनके नियंत्रणाधीन, इनके स्वामित्व अधीन और इनके वित्त पोषित विद्यालय से भिन्न विद्यालयों में आते हैं। इसलिए वहाँ पर पढ़ने वाले बालकों के जो माता पिता हैं वो फीस लौटाने का या निःशुल्क शिक्षा के लिए दावा नहीं कर सकते। इसी बात को ध्यान में रखकर आगे हम पढ़ेंगे कि आपने सुन भी रखा होगा कि जितने भी प्राइवेट विद्यालय उसमें 25% सीटों पर ये निर्धारित किया गया है कि असुविधाग्रस्त, और जो कल हमने पढ़ा था दोनों शब्दों के बारे में, और दुर्बल वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो वहाँ भी 25% सीटों पर अपना जो प्रवेश है वो ग्रहण कर सकेंगे। स्पष्टीकरण है इसके बारे में अनिवार्य शिक्षा पद से समुचित सरकार की। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगी समुचित सरकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करने का सुनिश्चित जो करती है उसका ये जो दायित्व है ये भी समुचित सरकार का होगा। बाध्यता अभिप्रेत है। धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी। तो हम धारा 6 पढ़ ही चुके हैं, हमारी आज की पहली धारा 6 थी, उसमें विद्यालय स्थापना की बात की गई थी। तो उस धारा के निर्दिष्ट जो भी दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों के अनुसार समुचित सरकार का दायित्व होगा कि वो विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करे ताकि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सके। समुचित सरकार यह भी निश्चित करेगी कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात न हो और किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने या पूरी करने से वो निवारित न हो, उसे वंचित नहीं रखा जाए। इस बात का ध्यान रखना भी जो कर्तव्य है वो समुचित सरकार का ही है। अवसंरचना जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारी और शिक्षा के उपस्कर भी हैं उपलब्ध करवाएगी, यानी भवन है, जो संसाधन है, शिक्षण कर्मचारी है, वो सारी चीज़ें उपलब्ध करवाने का जो दायित्व है वो भी समुचित सरकार का ही है। धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाएगी। तो कल हमने जो धारा 4 पढ़ी थी
उसमें निर्दिष्ट जो विशेष प्रशिक्षण है इसमें बताया गया था आयु के आधार पर प्रवेश। कल हमने पढ़ा था धारा 4 में है कि जिन बालकों का प्रवेश नहीं हुआ है आयु के आधार पर उनको कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, और उसकी कक्षा के बालकों के स्तर तक लाने के लिए जो विशेष प्रशिक्षणों की जो सुविधा उपलब्ध करवाएगी वो भी समूची सरकार का ही दायित्व है। अगला बिंदु है प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और इसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनिटर करना, ये भी समूची सरकार का ही कर्तव्य है। अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगी। अनुसूची के बारे में कल पढ़ चुके, यानी जिसमें भी जो निर्दिष्ट मान और मानक हैं उनके अनुरूप अच्छी क्वालिटी की शिक्षा कैसे मिले, तो उसका जो दायित्व है ये सुनिश्चित करने का वो भी समूची सरकार का ही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगी, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है उसके पाठ्यक्रमों का और पाठ्याचार का समय से उनको विहित किया जाए, लागू किया जाए, ये भी समूची सरकार का कर्तव्य होगा। और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाना भी समूची सरकार का ही कर्तव्य होगा। तो ये थी हमारी धारा 8। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 9, जिसको हमें सिर्फ याद रखना है कि धारा 9 में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी। तो इससे पिछले वाले में हमने पढ़ा समूची सरकार के कर्तव्य, तो आपको क्रम से याद हो भी जाएंगे क्योंकि धारा 9 में है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। तो इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है और स्थानीय प्राधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि पिछली धारा 8 में हमने पढ़ा था कि जो समुचित सरकार के जो कर्तव्य हैं, जैसे विद्यालयों की स्थापना करना, उनमें संसाधन उपलब्ध करवाना, उन बच्चों के लिए प्रशिक्षण करना, और अलाभान्वित जो समूह है, दुर्बल वर्ग है, उन सब बालकों के लिए पक्षपात आदि का ध्यान रखना, जो समुचित सरकार के कर्तव्य थे वही स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों में बताए गए हैं। क्योंकि सरकार जितने भी आदेश जारी करती है उनको पालन करवाने का जो काम है वो अधिकारियों का होता है, तो उन्हीं को आपको याद रखना है। जैसे हमने देखा कि 8 में भी पहला बिंदु यही था कि प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगी, और 8 में हमने ये बिंदु पढ़ चुके थे कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जैसे जहाँ पर ये संसाधन उपलब्ध नहीं करवाते और जिनका नियंत्रण स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत नहीं आता है, वहाँ अभिभावक फीस की प्रतिपूर्ति के लिए दावा नहीं कर सकते। ये भी हम 8 में पढ़ चुके हैं। ये भी हम धारा 8 में पढ़ चुके हैं कि धारा 6 में विनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा स्थानीय प्राधिकारी। वहाँ हमने पढ़ा था कि समुचित सरकार ये सुनिश्चित करेगी। धारा 9 में हम पढ़ रहे हैं कि स्थानीय प्राधिकारी ये सुनिश्चित करेगा। ये भी हम धारा 8 में पढ़ चुके हैं कि दुर्बल वर्ग के बालकों के साथ कोई पक्षपात न हो और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से वंचित नहीं रखा जाए। अगला जो बिंदु है धारा 9 का, वो है अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को ऐसे रीति में जो विहित की जाए अभिलेख रखेगा। यानी अपने अधिकार क्षेत्र में, जहां उस स्थानीय प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र है, वहां से 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं उनका एक अभिलेख रखा जाएगा कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कितने बालक हैं, कौन कौन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कौन शिक्षा से वंचित है। सारी बातों का ध्यान रखना भी स्थानीय प्राधिकारी का ही कर्तव्य होगा। अगला बिंदु है कि अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करना सुनिश्चित करेगा। ये भी 8 में था, समुचित सरकार का भी कर्तव्य है। अवसंरचना जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारी बंधु और शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाएगा, ये भी 8 में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि धारा 8 और 9 में समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के सेम कर्तव्य हैं, क्योंकि मैं बता ही चुका हूं कि सरकार आदेश जारी करती है तो वो कर्तव्य में आ जाते हैं और उसको लागू करने का काम अधिकारी का होता है, इसलिए इनको सेम रखा गया है। धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण, ये भी हम पढ़ चुके हैं बालकों के लिए। अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाएगा। प्रवासी कुटुंब के बालकों के लिए प्रवेश को सुनिश्चित करेगा स्थानीय प्राधिकारी।
स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालयों के कार्यकरण को मॉनिटर करेगा और स्थानीय प्राधिकारी शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चित करेगा कि शैक्षणिक कैलेंडर में क्या क्या किस समय क्या चीज़ होनी है। इन सभी चीज़ों का निर्धारण भी स्थानीय प्राधिकारी ही करेगा। तो इस तरह से धारा 8 और 9 सेम है, लेकिन धाराओं का जो विषय है वो बिल्कुल अलग है। 8 में समूची सरकार और 9 में स्थानीय प्राधिकारी। अगली हमारी धारा है धारा 10, माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। प्रत्येक माता पिता संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। तो यहाँ भी वही बात आती है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने संतान को वो प्रारंभिक शिक्षा दिलाने के लिए किसी आसपास के विद्यालय में प्रवेश दिलाए। धारा 11, समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए जब तक वे 6 वर्ष की आयु पूरी करते हैं आरंभिक बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी। तो यहाँ पर जो पूर्व शिक्षा की बात की गई है, प्रारंभिक शिक्षा से पहले जो शिक्षा होती है उसको पूर्व शिक्षा कहते हैं। तो ऐसे निःशुल्क विद्यालयों की जो व्यवस्था करेगी वो भी समूची सरकार करेगी। और इस बात का जो उल्लेख है वो आपको यदि प्रश्न में ये पूछा जाए कि पूर्व शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है, तो वो होगा समुचित सरकार। और इसका वर्णन कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है, तो हमारा जवाब होगा धारा नंबर 11। उसके बाद हमारा चौथा अध्याय स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हमने तीसरा अध्याय पूरा कर लिया है। तीसरे अध्याय में हमने धारा 6 से और धारा 11 पढ़ी है। अब हमारा जो सबसे बड़ा अध्याय है आरटी एक्ट 2009 अध्याय नंबर 4, जिसमें धारा 12 से 28 हम पढ़ेंगे। और इस अध्याय 4 में विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व बताए गए हैं, क्योंकि पिछले जो अध्याय था उसमें समुचित सरकार के उत्तरदायित्व थे, उसमें स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व थे। यहाँ पर विद्यालय और शिक्षकों के क्या उत्तरदायित्व हैं, उनके बारे में क्या क्या इस अधिनियम की धारा 12 से लेकर 28 में वर्णन किया गया है, वो सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये जो धारा 12 है या 12 से लेकर जो 28 हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सारे जो विषय हैं उनसे लगभग कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो 12वीं धारा का नाम है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा। तो ये जरूर याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मुख्य जो बिंदु है उसको तो आपको याद रखना ही है, वो एक ही पेज में आपके आ जाएंगे। और ये जो विषय है वो आप अलग से नोट करके इनको पढ़ते रहना है आपको। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अब इसमें भी कई बिंदु हैं, जैसे कैसे लेकर हैं। धारा 2 जो हम कल वाले वीडियो में पढ़े थे कि खंड ढ, क्योंकि वहाँ पर कैसे थ तक खंड थे, तो धारा 2 के खंड ढ के उपखंड, उसमें भी उपखंड है, जो विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय उसमें प्रविष्ट सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये विद्यालय के कर्तव्य हैं, आपको ये वहाँ याद रखना है, यहाँ इस चीज़ को याद नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ भी हमने इसको लिख लिया कि धारा 2 के खंड ढ में क्या है। यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि विद्यालय का कर्तव्य होगा बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देना। आगे भी इसी बात को कहा गया है कि धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 2 में, क्योंकि उपखंड 1 आ गया, यहाँ 2, विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय उसमें प्रवेश कराए गए बालकों के ऐसे अनुपात को जो इस प्रकार प्राप्त उसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का उसके वार्षिक आवर्ती वैसे न्यूनतम 25% के अधीन रहते हुए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जो आरटी एक्ट 2009 के अधीन जो 25% सीटों पर प्राइवेट विद्यालय में प्रवेश दिए जाते हैं उसी धारा के अधीन दिए जाते हैं। धारा 2 के खंड ड के उपखंड 2 में इसका उल्लेख किया गया है और मूल रूप से उल्लेख 12 में है। धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 3 और उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में आसपास में दुर्बल वर्ग और अलाभान्वित समूह के बालकों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25% की सीमा तक प्रवेश देगा
और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसको पूरा करने तक प्रदान करेगा। तो ऊपर बताया गया था कि 25% सीटों पर उसको एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन कौन सी कक्षा में दिया जाएगा इस बात का उल्लेख है धारा नंबर 12 के पॉइंट नंबर ग में, कि जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट कक्षा में 20 का एडमिशन हुआ है तो 25% यानी उसका जो 5 बालकों का जो एडमिशन होगा वो निःशुल्क होगा। तो इस तरह से 25% सीटों पर हर प्राइवेट विद्यालय जो शुल्क लेता है उसमें 25% सीटों पर इन दो वर्गों से संबंध रखने वाले बालकों को एडमिशन दिया जाएगा। और इनकी दोनों की परिभाषा कल मैं आपको बता चुका हूँ। आगे हमारी धारा है धारा नंबर 13। इसमें प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना, ये भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। अनुवीक्षण प्रक्रिया का मतलब होता है प्रवेश प्रक्रिया, यानी कोई भी विद्यालय प्रवेश के समय बालक या उसके माता पिता से ना तो प्रवेश शुल्क ले सकता है, जिसको हम कैपिटेशन शुल्क, प्रश्न जो पूछा गया था वहाँ मैंने आपसे चर्चा करी थी, इंग्लिश में वो प्रश्न पूछा गया था कैपिटेशन फीस, उस कैपिटेशन फीस को ही प्रति व्यक्ति फीस के नाम से हिंदी में जाना जाता है। तो वहाँ भी प्रश्न था, इसलिए इम्पोर्टेंट है सारी ही धाराएं। तो ना तो वो प्रवेश प्रक्रिया से उसको गुजारा जाएगा, यानी उससे कोई प्रवेश परीक्षा भी नहीं ली जाएगी और प्रवेश शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ प्रश्न बनता है इन दो चीज़ों का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, तो धारा 3 में इसका उल्लेख, धारा 13 में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा बिंदु है कोई विद्यालय या व्यक्ति यदि उपधारा 1 के उपबंधों के उल्लंघन में प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस के 10 गुना तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। तो प्रश्न ये भी था कि उसे कितने गुना फीस का भुगतान करना पड़ेगा, तो हमारा जवाब था 10 गुना, यानी जो भी उसने प्रति व्यक्ति फीस बालक या माता पिता से ग्रहण की है उस ली गई फीस का 10 गुना तक उसको हर्जाना दंड के रूप में देना होगा। तो ये किस में कही गई है, तो उपधारा 1 में। तो उपधारा 1 यानी ऊपर जो हमने पढ़ा था ये उपधारा 2 है। यदि बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है तो वह जुर्माने से जो पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये तक और प्रत्येक पश्चात उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये तक हो सकेगा। तो इसको भी आपको समझना है कि प्रति व्यक्ति शुल्क यदि वो लेता है तो उसका 10 गुना उसको दंड देना पड़ता है। ऊपर पहले बिंदु में कहा गया था ना ही उसे किसी प्रवेश परीक्षा से गुजारना होगा। तो यदि कोई विद्यालय प्रवेश परीक्षा लेता है तो उसका जो दंड होगा वो होगा 25,000 रुपये, यानी प्रत्येक, और यदि बाद में भी यदि वो फिर प्रवेश परीक्षा लेता है तो ये डबल होता जाएगा, तो उसे 50,000 रुपये देना होगा। तो इसी तरह से ये जो पश्चातवर्ती जो उल्लंघन है इसको हम कहते हैं कि यदि दोबारा लेता है तो उसको 25,000 फिर से देने होंगे। किसके लिए? अनुवीक्षण प्रक्रिया। तो आपको इसी भाषा में याद रखना है अनुवीक्षण प्रक्रिया, क्योंकि यदि परीक्षा में ये शब्द आ जाएगा तो आपके समझ में भी नहीं आएगा कि अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या है। तो प्रवेश परीक्षा को ही अनुवीक्षण प्रक्रिया कहते हैं, ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में बिठाना है। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 14, प्रवेश के लिए आयु का सबूत। तो यहाँ याद रखना है कि प्रवेश के लिए आयु संबंधी जो उपबंध है वो कौन सी धारा में किए गए हैं, तो हमारा जवाब होगा धारा नंबर 14। तो 14वीं धारा का पहला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रायोजनों के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1866 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर या ऐसे अन्य दस्तावेज के आधार पर जो विहित किया जाए अवधारित की जाएगी। तो अवधारित क्या की जाएगी? आयु। तो प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए, यानी यदि प्राथमिक शिक्षा में यदि वो प्रवेश ले रहा है तो उसकी जो आयु अवधारित की जाएगी वो किस किस के आधार पर की जाएगी? जन्म, मृत्यु, विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1886 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जो जन्म प्रमाण पत्र हैं या फिर दूसरे जो दस्तावेज हैं जिनका उल्लेख इस अधिनियम में किया गया है
उसके अनुसार उसकी उम्र अवधारित की जाएगी, निश्चित की जाएगी। किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये चीज़ भी धारा 14 में कही गई है कि यदि किसी बालक के पास आयु का सबूत नहीं है तो वह विद्यालय में प्रवेश ले सकता है, उसको प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात का उल्लेख भी धारा नंबर 14 में किया गया है। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 15, प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना। यानी किन किन स्थितियों में बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, उसका जो उल्लेख है वो धारा नंबर 15 में है। आयु के आधार पर आयु का सबूत नहीं होने पर इनकार नहीं किया जा सकता, आपको याद रखना है, ये उल्लेख धारा 14 में है। बाकी जो प्रवेश से इनकार नहीं करने वाली बातों का जो उल्लेख है वो धारा नंबर 15 में है। तो धारा नंबर 15 में क्या क्या है देखते हैं कि किसी बालक को शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो विहित की जाए, जो निश्चित की जाए, किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। यानी शैक्षणिक प्रारंभ होगा उसमें, या फिर निर्धारित जो समय सीमा रखी जाती है उसमें प्रवेश दिया जाएगा। जैसा आपको पता भी है कि कक्षा 1 से 8 तक की वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि बालक कभी भी प्रवेश ले सकता है। मान लीजिए अब मार्च का महीना चल रहा है और अब भी वो प्रवेश लेना चाहे तो आयु के आधार पर वो प्रवेश ले सकता है, और स्थिति ये होगी कि 2 महीने बाद वो अगली कक्षा में क्रमोन्नत भी हो जाएगा। तो उसी बात को यहाँ कहा गया है कि यदि कोई बालक है या तो शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में एडमिशन ले सकता है, या जो भी अवधि वो निश्चित की गई है उस अवधि के भीतर प्रवेश ले सकेगा, उसको प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु किसी बालक को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात इच्छित है। तो हर बात यहाँ लागू है, यानी अवधि भी यदि जा चुकी है तो उसके बाद भी प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। उसका भी एक अलग से कोई समाधान होता है, उसका जो उसके आधार पर जितने भी स्टाम्प पेपर हैं, जो घोषणा पत्र आदि लिए जाते हैं, हमारे जो ऊपर वाले अधिकारी उनको प्रेषित किया जाता है और उसके अनुसार उसको भी हम इनकार नहीं कर सकते, उसको भी एडमिशन दिया जाता है। परंतु यह और कि विस्तारित अवधि के पश्चात प्रवेश प्राप्त कोई बालक ऐसी रीति में जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए अपना अध्ययन पूरा करेगा, यानी वह भी अपने अध्ययन को पूरा कर सकेगा जो अवधि के पश्चात। लेकिन आजकल ऐसी स्थिति नहीं है, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। धारा नंबर 16, रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। तो आपको इस बिंदु को याद रखना है कि रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध कौन सी धारा में उल्लेख किया गया है, तो हमारा जवाब होगा धारा नंबर 16। और ये बिल्कुल 2 लाइनों की धारा है कि किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। यानी ना तो उसको वो जब तक चाहे वहाँ पढ़ सकता है और ना ही उसे किसी कक्षा में रोका जा सकता है। यानी फेल नहीं करने की यहाँ पर बात आती है कि आप उसे किसी भी विद्यालय में किसी भी कक्षा में नहीं रोक सकते, उसे अगली कक्षा में आपको क्रमोन्नत करना होगा और ना ही आप उस विद्यालय से उसे निकाल सकते हैं। धारा नंबर 17, बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। ये सबसे जो शिक्षा के लिए आप इसे लाभान्वित भी कह सकते हैं और नुकसानदायक जो धारा है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस धारा ने बालकों के मन से, अभिभावकों के मन से जो डर निकाला है, जो दंड के प्रति और शिक्षा के प्रति जो लापरवाही हो रही है, इसमें मुख्य कारण यही धारा रही है कि बालक को ना आप शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, हाँ इस चीज़ के खिलाफ होना चाहिए मानसिक उत्पीड़न, यानी आवश्यक हो तो उस समय समय पर उसे थोड़ा बहुत शारीरिक दंड भी अवश्य मिलना चाहिए। तो धारा 17 में ये उल्लेख किया गया है कि किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। जो कोई उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का उत्तरदायित्व होगा। तो इसीलिए सभी को इस नियम को मानना है और बढ़िया भी है कि वर्तमान में सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं।
कि विद्यालयों में जो शारीरिक दंड है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है और बालकों के साथ बिल्कुल मित्रवत व्यवहार करके उनको पढ़ाया जाता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि नामांकन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि है। पहले कई बालक ऐसे होते थे जो दंड की भय से पढ़ना चाहते थे लेकिन विद्यालय छोड़कर चले जाते थे, तो ये धारा बालकों के लिए बहुत सही भी सिद्ध हुई है। तो जो भी इस धारा का उल्लंघन करेगा उसका अनुशासनात्मक कार्यवाही उसके खिलाफ की जाएगी। धारा नंबर 18, मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित नहीं किया जाना। यानी यदि कोई विद्यालय है तो बिना मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए स्थापित नहीं होगा, इस बात का उल्लेख धारा 18 में किया गया है। समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, द्वारा स्थापित या उसके स्वामित्व अधीन या नियंत्रण अधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय है तो इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, यानी जब से ये अधिनियम लागू हुआ है आरटी एक्ट 2009, ऐसे प्राधिकारी से ऐसे प्रारूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए आवेदन करके मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इस बिंदु पर ध्यान रखना है कि आरटी एक्ट अधिनियम 2009 में जो निश्चित प्रारूप है, जो निश्चित रीति है, उस प्रारूप और रीति के अनुसार आवेदन करेगा और जब तक आवेदन करने के पश्चात उसे मान्यता नहीं मिल जाती वो विद्यालय स्थापित नहीं कर सकता। उपधारा 1 के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में, ऐसी अवधि के भीतर या ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, यानी जो जो प्रोसेस रखी गई है, जो जो रीति अपनाई गई है, जिन जिन शर्तों का उल्लेख अधिनियम में किया गया है, उनको मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा। परंतु किसी विद्यालय को ऐसी मान्यता तब तक अनुदत्त नहीं की जाएगी जब तक वह धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करेगा। तो जितनी भी शर्तें उल्लेखित की गई हैं, जो भी अवधि निश्चित की गई है, जो भी प्रारूप निश्चित किया गया है, यदि ये सारी चीज़ें सही हैं आवेदन को भरते समय, तो स्थानीय प्राधिकारी जिसको भी नियुक्त किया गया है, विद्यालय को मान्यता देने के लिए जिसको नियुक्त किया गया है, वो मान्यता प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा। लेकिन ये 18वीं धारा है, इसी के आगे 19वीं धारा है जिसमें मान और मानक हम पढ़ेंगे। यदि वो पूरा नहीं करते हैं कोई भी विद्यालय तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। तो वो क्या है वो अगली धारा में अभी हम पढ़ेंगे। मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस ले सकेगा। यानी यदि शर्तों का विद्यालय उल्लंघन करता है तो कभी भी उस मान्यता को अधिकारी वापस ले सकता है, परंतु ऐसे आदेश में आसपास के उस विद्यालय के बारे में निर्देश होगा जिसमें गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। तो मान्यता निरस्त भी की जा सकती है, परंतु यह और की मान्यता ऐसे विद्यालय को ऐसी रीति में जो विहित की जाए सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। तो ऊपर हमने पढ़ा कि मान्यता वापस ली जा सकती है, लेकिन पहले उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उसको अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा, उसी के बाद उसकी मान्यता वापस ली जा सकती है। ऐसी वहाँ पर एक प्रक्रिया रीति विहित है। ऐसा विद्यालय उपधारा 3 के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा। तो सारी बातें पॉइंटों में उसने उल्लेख की है कि यदि किसी विद्यालय की मान्यता वापस ले ली गई है तो मान्यता लेने की दिनांक के पश्चात वह अध्ययन जारी नहीं रख सकता, वह बालकों को अध्ययन नहीं करवा सकता। 18वीं धारा का 5वां बिंदु है कि कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय चलाता है तो जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जुर्माने से, जैसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कैपिटेशन शुल्क के लिए 10 गुना और प्रवेश परीक्षा के लिए 25,000 रुपये दंड का प्रावधान किया गया, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि बिना मान्यता यदि कोई विद्यालय शिक्षण करवाता है तो उसका जो दंड होगा वो होगा 1 लाख रुपए। कितना होगा? 1 लाख रुपए। जब हम प्रश्न की जो सीरीज चालू करेंगे हमारा कोर्स पूरा होने के बाद, उसमें इन सारे प्रश्नों को मैं शामिल करूंगा,
तो प्रश्नों से आपकी बिल्कुल अच्छी तरह से और याद हो जाएगा। और यदि मान्यता वापस लेने के बाद भी वो जारी रखता है तो 1 लाख के अलावा प्रत्येक दिन के लिए उसे 10,000 का हर्जाना देना होगा। 10,000। तो दोनों ही दंड आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 19, जिसका हमें अभी 18 में उल्लेख किया गया था। विद्यालय के मान और मानक, यानी कैसे मान और मानक होने चाहिए। तो किसी विद्यालय को धारा 18 के अधीन तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा, यानी 18 में मान्यता देने की जो बात कही गई है तो तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता। तो जो अनुसूची बनाई गई है, मान्यता के लिए जो मापदंड बनाए गए हैं, उन मापदंडों को जब तक वो विद्यालय पूरा नहीं करता तब तक उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, मान और मानकों की। दूसरा बिंदु है धारा 19 का, कि जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है तो वहां ऐसे प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर अपने खर्चे पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा। तो मान लीजिए कोई विद्यालय है, वो 1 अप्रैल 2010 से पहले उसका स्थापना की गई थी। जब ये आरटी एक्ट अधिनियम 2009 लागू हुआ था तो उन विद्यालयों के लिए दिशा निर्देश हैं कि लागू होने के बाद, अधिनियम जब से लागू हुआ है तो 3 साल की अवधि के भीतर भीतर इन मान और मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा। तीसरा बिंदु है, जहां कोई विद्यालय उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान और मानकों को पूरा करने में असफल रहता है, तो जो ऊपर दूसरा बिंदु है उसी की बात यहाँ की जा रही है, तो वह धारा 18 की उपधारा 1 के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे विद्यालय को अनुदत्त मान्यता को उसकी उपधारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वापस ले सकेगा। तो धारा 18 में उपधारा, बहुत सारी उपधाराएं थी, जैसे हमने वहाँ देखा था, जैसे 5 उपधारा थी, उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है कि 1 के अधीन जो विहित प्राधिकारी है, जो नियुक्त प्राधिकारी है, तो अनुदत्त मान्यता को उपधारा 3 के अधीन उसको वापस ले सकता है। तो दूसरी जो उपधारा थी उसमें बताया गया था कि 3 साल के भीतर भीतर उसे इन मानकों को पूरा करना होगा। यदि 3 साल के भीतर भी वो इन मानक और मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसका उल्लेख है कि उसकी मान्यता वापस ली जा सकती है, और किन किन धाराओं के अधीन ली जा सकती है उसका भी उल्लेख कर दिया गया है। अगली उपधारा है 4, कोई विद्यालय उपधारा 3 के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य जारी नहीं रखेगा। कोई व्यक्ति जो मान्यता, 5वीं उपधारा है धारा 19 की, कि कोई व्यक्ति जो मान्यता वापस लेने के पश्चात कोई विद्यालय चलाना जारी रखता है तो जुर्माने से 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, और उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है 10,000 रुपये के जुर्माने का दायी होगा। तो धारा 19-18 में जो बात की गई थी हर्जाने की, वो ही 19 में की गई है। अगली हमारी एक छोटी सी धारा है धारा 20, अनुसूची का संशोधन। क्योंकि बार बार एक शब्द आ रहा है अनुसूची, क्योंकि जो भी मान्यता में जो शर्तें लागू की जाती है, जो मान और मानक निश्चित किए गए हैं जिस अनुसूची में, उसमें संशोधन करने की जो शक्ति है वो कौन सी धारा के अधीन है, तो वो धारा 20 के अधीन आती है कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची का उसमें किसी मान या मानकों को जोड़कर या उसका लोप करके संशोधन कर सकेगी। तो मान या मानकों के लिए जो अनुसूची बनाई गई है उस अनुसूची में संशोधन कौन कर सकता है, तो उसका जो संशोधन है वो केंद्र सरकार कर सकती है। किसके द्वारा कर सकती है, तो एक अधिसूचना जारी करेगी। उस अधिसूचना के द्वारा केंद्र सरकार अनुसूची में जो मान और मानक बताए गए हैं उनका लोप भी कर सकती है, यानी उनमें से कुछ मान और मानकों को हटा भी सकती है, और उसमें से अन्य जो मान और मानक जिनकी आवश्यकता है उन मान और मानकों को जोड़ भी सकती है। तो यहाँ से यदि प्रश्न बने कि अनुसूची में संशोधन करने की जो शक्ति है वो कौन से धारा के अधीन है, तो धारा 20 के अंतर्गत है। दूसरा प्रश्न यहीं से बनता है
कि अनुसूची में मान और मानकों को जोड़ने या घटाने की जो शक्ति है वो कौन सी सरकार में विहित है, तो उसका जो जवाब होगा वो होगा केंद्रीय सरकार के विधीन। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 21, विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें वही बातें हैं, क्योंकि हमारी ये अलग से भी यूनिट थी, उसी की बातों को बताया गया है, इसको अलग से हमारे कोर्स में रखा गया है। महत्वपूर्ण होने के कारण ही अलग से यूनिट भी थी विद्यालय प्रबंधन समिति, तो उसी को हम एक रिवीजन भी मान सकते हैं। एक फिर से इसको पढ़ना है कि इसका जो उल्लेख है वो धारा 21 में किया गया था, इस बात को हम वहाँ भी देख चुके हैं कि धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी ऐसे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाले एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करेगा। तो यानी निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाता है और पढ़ने वाले जो बालक हैं उनके माता पिता या संरक्षकों से मिलकर इस समिति का गठन किया जाता है। ये सारी बातें वहाँ हम अलग से यूनिट में पढ़ चुके हैं, परंतु ऐसी समिति के कम से कम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे। तो यहाँ पर संख्या आती है 3/4 यानी 75% जो इसके सदस्य हैं वो माता पिता होंगे, परंतु यह कि अलाभावित समूह है और दुर्बल वर्ग के बालकों के माता पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यानी ये जो 3/4 माता पिता जो संरक्षक सदस्य होंगे, इनमें भी विशेष रूप से जो दुर्बल वर्ग के जो बालक और बालिकाएं हैं या अलाभान्वित समूह से संबंध रखने वाले जो बालक बालिकाएं हैं, उनके माता पिता को भी समानुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। परंतु यह भी है कि समिति के 50% सदस्य स्त्री होंगी। तो सारी बातें अलग से वहाँ पढ़ चुके हैं कि एसएनसी में जो महिला सदस्य होंगी उनका जो अनुपात होगा वो 50% होगा। धारा 21 का दूसरा बिंदु है, उपधारा 2 है कि विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी। तो एसएमसी के जो समिति के जो कृत्य हैं उनका जो उल्लेख है पालन करने का, तो धारा 21 की उपधारा 2 में है। आपको याद रखना है कि विद्यालय के कार्यकरण को मॉनिटर करना भी इसका कार्य होगा एसएमसी का। विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना इसका दायित्व होगा। समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना इसका दायित्व होगा। ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किया जाए, परंतु अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी विद्यालय, चाहे वह धर्म आधारित हो, भाषा आधारित हो, और धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 2 में यथा परिभाषित अन्य सभी सहायता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में उपधारा 2 के अधीन गठित विद्यालय प्रबंधन समिति केवल सलाहकार संबंधी कृत्यों का पालन करेगी। तो यहाँ तक जो बिंदु थे, इसमें जो एसएमसी के जो कृत्य हैं जिन जिन का उसको पालन करना उसको बताया गया है, और मुख्य रूप से इसका जो दायित्व है वो विद्यालय का विकास करना और विकास योजना तैयार करके उसका संचालन करना। जिस प्रकार से सरकार को चलाने के लिए एक संसद होती है और संसद में बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका अनुमोदन होता है, उनको पारित किया जाता है, उसी तरह से विद्यालय की एक संसद है एसएमसी, और वो उसके जो सदस्य हैं वो विद्यालय विकास की योजना तैयार करके और इनकी जो मीटिंग्स होती हैं हर अमावस्या को उसमें प्रस्तुत करते हैं, उस पर विचार विमर्श होता है और सभी की सहमति से उनको लागू करना। तो जिस तरह से संसद में कार्य होता है उसी तरह से उसको एक विद्यालय संसद अपन मान सकते हैं। धारा नंबर 22, विद्यालय की विकास योजना। तो विकास योजना की बात कौन सी धारा में की गई है, तो हमारा जवाब होगा धारा 22। धारा 21 की उपधारा 1 के अधीन गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी विद्यालय, चाहे वह धर्म आधारित हो या भाषा आधारित हो, धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 2 में यथा परिभाषित किसी सहायता प्राप्त विद्यालय के संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति के ऐसी रीति में जो विहित की जाए एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। तो कौन विकास योजना तैयार करेगी? एसएमसी तैयार करेगी। तो ये एक संवैधानिक भाषा की तरह लगती है, धारा 2 खंड ढ के उपखंड 3, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ मुख्य बातें याद रखनी है
कि धारा 22 में किन बातों का उल्लेख किया गया है, धारा 21 में किन बातों का उल्लेख किया गया है। मुख्य जो उपधाराएं हैं, उपधारा 1, उपधारा 2, उन्हीं को आपको याद रखना है। धारा 22 की उपधारा 2 में कहा गया है कि 1 के अधीन इस प्रकार तैयार की गई विद्यालय विकास योजना यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी। कि जो एसएमसी जो योजना तैयार करेगी, जिसका उल्लेख अभी ऊपर वाले बिंदु 1 में हमने किया था, तो वो जो विद्यालय विकास योजना होगी वो किस तरह से होगी, उसी की बात इसमें कही गई है कि यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदान। यानी ऐसा नहीं है कि अनुदान मिल ही नहीं रहा है, राशि है ही नहीं और योजना अपन बना लें कि हमें ये करना है, उसके अनुसार बजट भी होना चाहिए। तो बजट के अनुसार जो स्थानीय प्राधिकारी और समुचित सरकार जो उपलब्ध करवा रही है, जो संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उसी के आधार पर ये योजना होगी। तो इसमें 2 उपधाराएं हैं धारा 22 में। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 23, शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा निबंधन और शर्तें। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों की नियुक्ति की योग्यताएं और शर्तों का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है। तो हमारा जवाब होगा धारा नंबर 23, जिसकी उपधारा 1 है कि कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तो यहाँ जो शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात कही गई है कि वो ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए मानी जाएंगी जो किसी अधिसूचना द्वारा किसी शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा जारी की गई हो। यानी मान्यता प्राप्त अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही शिक्षक बनने के लिए आपको मान्य करता है। उपधारा 2, जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम यानी बीएड पाठ्यक्रम और बीएसटीसी की यहाँ पर आपको समझना है, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम से तात्पर्य है बीएड और बीएसटीसी, या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली प्राप्त संस्थाएं नहीं हैं, या उपधारा 1 जो अभी एक बिंदु में पढ़ा है के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, वहां केंद्रीय सरकार यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को 5 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। यानी मान लीजिए कोई राज्य है और वहाँ पर जो ऊपर 1 में बताई गई जो योग्यताएं हैं, ऐसे शिक्षकों की कमी है या फिर बीएड और बीएसटीसी करवाने वाले शिक्षण संस्थानों की कमी है, तो केंद्र सरकार चाहे तो एक अधिसूचना जारी करके और 5 साल के लिए नियमों में शिथिलता दे सकती है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि शिक्षकों की अर्हता और शर्तों में शिथिलता प्रदान करने के लिए कौन सी सरकार दे सकती है शिथिलता। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा केंद्र सरकार। परंतु कोई शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा। तो ऊपर जो कहा था कि 5 साल के लिए उसमें ढिलाई दे सकते, शिथिलता दे सकते हैं, लेकिन जिस शिक्षक की नियुक्ति की गई है उसको 5 वर्ष के भीतर उन न्यूनतम अर्हताओं को, योग्यताओं को अर्जित करना अनिवार्य होगा, उन क्वालिफिकेशंस को से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। धारा 23 की उपधारा 3 में कहा गया है कि शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते और उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाए या निर्धारित की जाए। तो वेतन किस तरह दिया जाएगा, भत्ते किस तरह से दिया जाएगा और उसकी सेवाओं के निबंधन किस तरह से होंगे, किस समय सेवा में क्या क्या चीज़ें लागू होंगी, किस समय उसका प्रमोशन होगा, एसीपी वगैरह लगेंगी, ये सारी चीज़ें उसी के अनुसार होंगी जो विहित की जाती है। जो नियमावली बनी हुई होती है उसी के अनुसार इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श किया जाता है। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 24, जिसमें शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। तो शिक्षकों के कर्तव्य का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, तो हमारा जवाब होगा धारा नंबर 24,
शिक्षकों की योग्यताओं की बात किस में की गई है? तो धारा नंबर 23। सारी बातें आपको आज बैठा लेनी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा। तो नियुक्ति की जो बात है वो 23 में की गई थी, तो 23 के अधीन नियुक्ति हो गई। अब उस नियुक्त अध्यापक के क्या क्या कर्तव्य होंगे? तो पहला कर्तव्य है विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन करेगा। धारा 29 जो हम अभी आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अध्याय 4 में 28 तक की धाराएं हैं, तो 29 की धारा उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालन करना होगा और उसे पूरा करना होगा। तो पाठ्यक्रम पूरा करने की जो बात कही गई है वो भी धारा 24 में ही कही गई है। शिक्षक के कर्तव्यों में ही उसका उल्लेख किया गया है। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करने का दायित्व होगा। प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तद अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो तो उसको जोड़ना। यानी स्तर के अनुसार उसे शिक्षण करवाना होगा। उसे ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक बालक का कि उसका जो सीखने की जो क्षमता है, सीखने का वो स्तर वो कैसा है। माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करेगा और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराएगा। तो इसका तात्पर्य है कि बालक की प्रगति, बालक की जितनी भी जो नियमितता है कि शिक्षा ग्रहण करने का उसका स्तर क्या है, सीखने का अधिगम का उसका जो तरीका वो क्या है, सारी चीज़ें उसे नियमित रूप से अभिभावकों के साथ बैठकर उन्हें अवगत कराना होगा। ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना होगा जो विहित की जाए, यानी जो नियमों में जो जो पालन बताए गए उनका पालन करना होगा। उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में व्यतिक्रम करने वाला या करने वाला कोई शिक्षक या शिक्षिका उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दायी होगा, परंतु ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पूर्व ऐसे शिक्षक या शिक्षिका को सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा। तो ये धारा उपधारा 2 है। तो 24 की उपधारा 1 में कर्तव्य बता दिए। तो 24 की 1 में जो कर्तव्य बताए गए हैं, यदि उन कर्तव्यों का शिक्षक या शिक्षिका उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाएगा। 24 की धारा उपधारा 3, शिक्षक की शिकायतों को यदि कोई हो तो ऐसी रीति से दूर किया जाएगा जो विहित हो। यानी आरटी एक्ट 2009 में जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक की शिकायतों को भी दूर किया जाएगा। ये धारा 24 की उपधारा 3 में इसका उल्लेख किया गया है। अगली हमारी धारा है धारा नंबर 25, छात्र शिक्षक अनुपात। इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 2 या 3 वर्ष के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाए रखना। यानी जब से ये अधिनियम आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ है, तो अधिनियम के लागू होने के 3 वर्ष के भीतर दोनों का कर्तव्य होगा। किस किस का? समुचित सरकार का भी कर्तव्य होगा और स्थानीय प्राधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि जो भी अनुसूची में, यानी आरटी एक्ट 2009 की जो अनुसूची बनाई गई है, उस अनुसूची के जो निर्देश हैं उन निर्देशों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखना होगा। इन दोनों का कर्तव्य होगा। धारा 25 की उपधारा 2 में है कि 1 के अधीन छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन के लिए किसी विद्यालय में तैनात किए गए किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय कार्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी। या धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी गैर शैक्षणिक प्रयोजन के लिए अभियोजित नहीं किया जाए। आगे पढ़ेंगे धारा 27। तो जो उपधारा 1 में कहा गया है कि शिक्षक छात्र अनुपात सुनिश्चित करेंगे समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, उसी को 2 में कहा गया है कि स्थानीय प्राधिकारी और समुचित सरकार शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार किसी अध्यापक की यदि नियुक्ति कर देते हैं, तैनात कर देते हैं, तो उस अध्यापक को किसी दूसरे विद्यालय में भी नहीं लगाया जाएगा।
और धारा 27 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी गैर शैक्षणिक प्रयोजन के लिए भी उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा। धारा 26 शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, यानी जो रिक्त स्थान है उसको भरने संबंधी जो दिशा निर्देश हैं वो धारा 26 में उनका उल्लेख किया गया है। नियुक्ति प्राधिकारी यानी जो भी नियुक्ति करता है समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व अधीन, नियंत्रण अधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्ध करवाई गई निधियों द्वारा भागत वित्त पोषित किसी विद्यालय के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रण अधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विद्यालय में पद आवंटित किए जाते हैं, कोई भी विद्यालय उसमें निर्धारित किया जाता है कि इस विद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जो सदस्य होंगे उनके इतने पद होंगे, तो उन पदों के अनुपात में 10% से अधिक पद खाली नहीं रहेंगे। मान लीजिए जैसे किसी विद्यालय में 10 पद स्वीकृत हैं तो 10 पद का 10% होता है 1, तो वहाँ पर 1 पद से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता। ये आरटी एक्ट 2009 में उल्लेखित किया गया। कौन सी धारा में? धारा 26 में। और इसका जो निश्चय करेंगे वो कौन कौन करेंगे? नियुक्ति प्राधिकारी इसका निश्चय करेगा, समुचित सरकार इसका निश्चय करेंगे, स्थानीय प्राधिकारी इसका निश्चय करेंगे। धारा 27, धारा 27 में गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध, यानी गैर शैक्षणिक जो प्रयोजन है उनके अलावा शिक्षकों को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, ऐसी बात धारा 27 में उल्लेख की गई है। लेकिन धारा 27 में ये भी उल्लेख कर दिया गया है कि शिक्षकों को कौन कौन से कार्यों में लगाया जा सकता है। तो सारे कार्य आ गए हैं जिनमें लगाया जा सकता है, तो सारे कार्य शिक्षक करता है। जैसे इसमें बताया गया है कि किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना में भी लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्यों में भी लगाया जा सकता है, यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानमंडल या संसद के निर्वाचनों में या उससे संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए अभी नियोजित नहीं किया जाएगा, यानी चुनाव में भी उसको लगाया जा सकता है और इनके अलावा किसी और कार्य में उसे लगाया नहीं जा सकता। तो लगभग ये जो सारे कार्य आ ही गए हैं, जनगणना भी आ गई, आपदा राहत कार्य में भी बहुत सारे कार्य आ जाते हैं, क्योंकि जो कार्य जनगणना और निर्वाचन के अलावा छूट जाते हैं वो आपदा के अंतर्गत ही आते हैं। तो शिक्षकों से हर कार्य करवाए जाते हैं। कौन कौन से कार्य करवाए जा सकते हैं, कौन से कार्य नहीं करवाए जा सकते हैं, इन सारी बातों का उल्लेख धारा 27 में। अगली और आज की हमारी लास्ट यूनिट है, वो लास्ट धारा जो है वो धारा 28, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। कोई शिक्षक शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा या लगाएगी, यानी कोई भी सरकारी यदि शिक्षक है तो ना तो वो प्राइवेट ट्यूशन करवा सकता, ना ही वो प्राइवेट शिक्षण में शामिल रह सकता है। तो इस बात का जो उल्लेख है वो धारा 28 में किया गया है। तो आज का ये हमारा सबसे बड़ा वीडियो था, क्योंकि इस वीडियो में हमने 2 अध्याय पूरे किए हैं, अध्याय 3 और अध्याय 4। इसी के साथ हमारा जो सबसे बड़ा अध्याय था, अध्याय 4, वो भी हमारा पूरा हो चुका है। इससे अगला जो वीडियो होगा उसमें हमारे अध्याय 5 से 7 तक पूरे हो जाएंगे और हमारी केवल कितनी धाराएं शेष हैं? 10, क्योंकि 28 धारा हम पूरी कर चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 28 धारा करने में जो इतना वीडियो बना है, तो 10 धाराओं को पूरा करने में बिल्कुल इससे आधा ही वीडियो बनेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने सारी बातें आज के वीडियो में शामिल कर दी ताकि कोई भी प्रश्न इससे बाहर आपका जा ही नहीं सकता। तो वीडियो को फीडबैक देने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक करके अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।